आज के लास्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर पूरे हफ्ते हमारे साथ बिताने के लिए। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपने देखा होगा कि ये महामारी के कॉन्टेक्स्ट में हमने आपसे पैलिएटिव केयर का सिग्निफिकेंस, उसके इम्पोर्टेंस और पैलिएटिव केयर में एग्जैक्टली क्या किया जाता है, लक्षण के निवारण कैसे किए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टूल है कम्युनिकेशन, संवाद कैसे करने का, कब करना है, इस कोविड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना है, वो भी देखा हमने। और कल हमने स्पेसिफिकली ये देखा कि जीवन के अंत में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को, डॉक्टर्स को। तो ये सब जानते हुए आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है डिस्ट्रेस, जिसके बारे में हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर चारू सिंह, जो जिन्होंने बहुत साल काम किए हैं पैलिएटिव केयर में और 18 साल केरला में काम करके अब नॉर्थ गई हैं और वो ये सेशन का मेन फैसिलिटेटर हैं। उनके साथ हैं आज हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार, जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, और आजकल है आनंद से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। आपने इन दोनों को पहले दिन के सेशन में मिले थे, सो वो भी एक फेमिलियर फेस हैं। जैसे कि आपने पिछले हफ्ते बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करके इंटरेक्शन बहुत अच्छा रखा था। हमने क्या बोलते, गरुड़ पुराण, फिलॉसफी, सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन, इसके बारे में भी डिस्कस किया। एंड थोड़ा बहुत मतलब कल हमने पॉजिटिव नोट पे एंड किया। ज्योति आइजैक, ज्योति बहुत ब्यूटीफुली गाना गा के खत्म किया है। सो इट्स बिन बहुत अच्छा जर्नी रहा है पिछले हफ्ते। होपफुली हम आगे चल के आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मिलेंगे। आज का लास्ट सेशन है और इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन भी है। तो आई एम हैंड इट ओवर टू नाउ टू डॉक्टर चारू सिंह, एंड प्लीज कीप द चैट बॉक्स एक्टिव। ऑल्सो एंड में फीडबैक भरना नहीं भूलिएगा, प्लीज याद से करना, ताकि हम लोग भी इम्प्रूव करें और आगे चल के बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे सके। और लास्टली आपका ई बुक और वेबिनार्स प्लीज हमेशा साथ में रखिएगा और पढ़िएगा। एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू चारू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अर्जुन। हेलो टू एवरीबॉडी। आपने मंडे को मुझे और डॉक्टर दिनेश को देखा था। डॉक्टर दिनेश ने सेशन लिया था और मैं को फैसिलिटेट करी थी। आज हमारे रोज थोड़े से रिवर्स हैं, बट होपफुली आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई होगी इन पिछले 4 दिनों में, और कुछ नए स्किल्स सीखे होंगे, कुछ नॉलेज शेयर की होगी। अगर वो आप चैट बॉक्स में अगर डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप हम आपको मॉर्फिन बता रहे हैं और पता लगा आपके एरिया में मॉर्फिन नहीं है। तो मॉर्फिन के बारे में जानकर क्या हो सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम्स भी आप हमारे साथ शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे जाती हूँ, क्योंकि हम 10 मिनट ऑलरेडी पीछे हो गए हैं और लास्ट 15 मिनट्स हम रखना चाहते हैं कि आपके इस पूरे हफ्ते में कोई क्वेश्चन हुआ या कोई इमोशन आपके अंदर जागा या कुछ शेयर करना चाहें, तो लास्ट 15 मिनट्स इज ओनली फॉर दैट। तो सबसे पहले तो हम जो आज का टॉपिक है, हमने पूरे रास्ते वो देखा है कि रमेश के मन में क्या हुआ, रमेश की फैमिली के मन में क्या डाउट्स आए, क्या डर हुआ, रमेश की डेथ हुई तो क्या हुआ, डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ क्या हुआ, मतलब हम लोग क्या क्या फेस करते हैं। मुझे ध्यान है किसी ने डे 1 पे पूछा था और हम नर्सेस के बारे में क्या, और हम हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो आज का सेशन उसको भी कवर करेगा। हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम
किसी और का ध्यान रख सकते हैं। किसी ने मेरे को अभी रिसेंटली एग्जांपल दिया था कि जब आप प्लेन में चढ़ते हैं तो आपको एयर होस्टेस बोलती है अगर प्रेशर ड्रॉप होगा, ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, पहले अपना मास्क लगाइए, उसके बाद किसी और का मास्क लगाइए। तो हमें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि हम अपना काम, जो हमने अपना प्रोफेशन चूज किया है, हम उसको ठीक तरह से पूरा कर सकें। तो क्या क्या खास साइको सोशल इश्यूज कोविड-19 में आते हैं, आज का हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और डिस्ट्रेस क्या होता है, और डिस्ट्रेस का रिलेशन जो हम कैजुअली वो करते हैं, वो डिप्रेस्ड है, वो घबराया हुआ है, ये सारे डिप्रेशन, हम सैड, कोई उदास है उसके लिए हम बोल देते हैं डिप्रेस्ड है, पर डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसके लिए मेडिसिन चाहिए। तो हम ये सारी चीजें आगे देखेंगे और थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आप अपनी ई बुक को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो Arjun, am I sharing my screen? Okay. Yes, ma'am. So yeah, for a minute it didn't work. So वापस हम रमेश की जर्नी पे आते हैं। Yesterday, कल रमेश का एंड ऑफ लाइफ आपने एक्सपीरियंस किया, पर डिस्ट्रेस जो डायग्नोसिस से, क्वारंटाइन से जो डिस्ट्रेस और एंजाइटी मतलब परेशानियां चालू होती हैं, हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। तो आपने इन 4 दिनों में काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, सीखी होंगी कि रमेश की क्या क्या डर थे शुरू में, रमेश के परिवार के बारे में क्या क्या डर थे, रमेश के गुजर जाने के बाद फैमिली की क्या परेशानियां थी। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं कि हम उस समय रमेश को कैसे हेल्प कर सकते थे। हम अब आपके पास नई नॉलेज है और अब अगर कोई कोविड का पेशेंट आएगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, फैमिली पे क्या क्या बीतती है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप स्पेशली मेंशन करिए कि स्टाफ मेंबर्स, हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिनके लिए तालियां और थालियां बजी थी, उनका क्या हाल हो रहा है आज। तो वो ताली थाली सिर्फ शुरू में बजी थी। तो हम आगे चलते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इनपुट्स डालते रहें, चाहे सवाल हो, चाहे कमेंट हो, चाहे एक्सपीरियंस हो। जैसे डॉक्टर राजम ने कहा गरुड़ पुराण भी डिस्कस हुआ था। ऐसी बहुत चीजें हैं जो आप लोगों को पता होंगी और हमें नहीं पता होंगी और हम आपसे सीखेंगे। तो क्योंकि मैंने भी अपने को फैकल्टी से बहुत सारी चीजें सीखी। डॉक्टर गुरसाहानी ने एक वर्ड यूज किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, वो मेरे दिमाग में अटक गया है क्योंकि व्हाट्सएप से इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है और आधी से ज्यादा बिल्कुल बेकार होती है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप इज अ प्रॉब्लम। मेरे दिमाग अपनी फैकल्टी से हम भी सीखते हैं। हमने ये देखा कि कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, कौन से लोग हैं जो रिस्क हैं टू डेवलप कोविड-19, जो एट रिस्क हैं टू डेवलप कोविड-19, वो और लोग भी ससेप्टेबल हैं टू डेवलप डिस्ट्रेस। उनके लिए क्या तकलीफ। जो क्वारंटाइंड है, आइसोलेटेड है, उनको पता नहीं उनके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन्स हैं पर सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं भी हैं, ऐसा भी सिचुएशन है। जिन्होंने डिजीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनको मालूम नहीं है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, उनकी बॉडी सपोर्ट करेगी। वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो एल्डरलीज हैं, एल्डरली लोग या जिनकी इम्यूनिटी कम है, पेशेंट्स जो कैंसर पे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, या जिनको COPD, रीनल फेलियर, या कोई हेल्दी पर्सन जो 65-70 साल के ऊपर है, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में, वो ज़्यादा रिस्क में है। और
ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो लोग, डॉक्टर राजगोपाल मेरे मेंटर हैं, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के साथ लोनलीनेस, अकेलापन भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम अपने प्रियजनों से मिल नहीं सकते। मैं केरला से नॉर्थ इसलिए आई था क्योंकि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, और पिछले 3 महीने से मैं 1.5 घंटे का कार ट्रिप लेके नहीं जा सकी उनको देखने के लिए, क्योंकि मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है। जो लोग किसी को खो चुके हैं कोविड-19 को लेके या किसी और कारण से, उन लोगों के लिए वो लोग डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है, और हेल्थ केयर वर्कर्स एंड केयरर्स। मुझे इसमें इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें फील कर रही हूँ जो आप लोग फील कर रहे हैं। जब कोविड-19 नहीं था तब भी हमारे सर फोड़े जाते थे अगर पेशेंट ठीक नहीं होता था, हमें नेग्लिजेंस दी जाती थी। शुरू में सब लोगों ने बोला मंदिर, मस्जिद, चर्च सारे खाली हैं, क्योंकि सारे भगवान वाइट कोट पहन के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, पर वापस 1-2-3 महीने में इंडिया में वापस आ गए हम लोग, थप्पड़ पे आ गए, ताली और ताली छोड़ के। तो और भी बहुत कंसर्न है हमारे, एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास। हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए हम घर जाएंगे तो रिस्क लेके जा सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर दिनेश से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैट में अगर कुछ आया है तो शेयर करें। तो ये अगर आप ऊपर देखें कलर्ड वाला जो ग्रीन से रेड है, एक आदमी हेल्थ से इलनेस तक एकदम से नहीं पहुंचता। मतलब अभी मैं ठीक हूँ और मैं अभी बीमार हो गई, एक प्रोसेस होता है बीमारी का। कोविड-19 में ये प्रोसेस बहुत छोटा है, पर क्रॉनिक इलनेसेस, कैंसर या कुछ और चीज़ों में ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि अलग अलग सिचुएशन में जो लोग हैं उनके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, मेरा एरो दिख रहा है स्क्रीन पे, एरो दिख रहा है? ओके, सो ये जो आप हेल्दी के नीचे देख रहे हैं, ये आप लोगों के मतलब ये इंसान के मूड और इमोशंस से डील करता है। ये दोनों चीज़ें ये डील करती हैं कि कोई परेशान है तो वो सो रहा है या नींद नहीं आ रही या खाना नहीं खा पा रहा, या उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो हम ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो होगा ही, उसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो नींद आने में दिक्कत होती है, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार डरावने सपने आते हैं, तकलीफ आगे बढ़ती है तो डिस्टर्ब फील होती है, बार बार इंसान डर के मारे उठ जाता है, आवाज़, बातें करते हैं, और कई लोग सो नहीं पाते या उनके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है कि वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए सोना चाहते हैं। सो ये मैं सिर्फ एग्जांपल आपको ये दे रही हूँ कि कैसे हेल्दी से इल तक ये फेस चेंज होता है। तो आपने मूड देखा, आपने थॉट्स देखे, लोग कैसे यहाँ पे ह्यूमर है, वो अपने लाइफ का कंट्रोल में है, फिर थोड़े से सार्कास्टिक हो जाते हैं, एटीट्यूड उनका नेगेटिव हो जाता है, काम करने में उनका मन नहीं लगता, या फिर वो अग्रेसिव हो जाते हैं और अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनते। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है, इमोशंस, थॉट्स, एक्शन। लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है सबको? हाँ, I'll just open it up. स्लाइड्स बंद हो गए हैं मैडम। हाँ, जब तक मैम स्लाइड्स लगा रहे हैं और हम चैट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और हेमचंद्र जी ने कहा कि साइको सोशल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे पास में ना कोविड की कोई दवाई है, ना वैक्सीन है,
पर उसके लिए कोई डिफाइंड पॉलिसी नहीं है। जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। देख में रवि भैया जैसे कृपा करके आप अपना म्यूट करें अपने आप को। अरुण, कैन यू म्यूट पीपल? हाँ यस मैम, म्यूटेड। ओके। क्योंकि बाकी लोगों को फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर मेरे को मालूम है घर में भी इश्यूज हैं, वर्क प्लेस में आप अटेंड कर रहे हैं तो 2-2 3-3 मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि पर बाकियों के बेनिफिट के लिए हम आपको म्यूट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रहें, पर हम जानते हैं कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, खासकर लेडीज। मैं आपकी टीम में हूँ। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट था ये था कि एक इंसान कोप कैसे करता है। अगर वो हेल्दी होता है तो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म हेल्दी होती है। हो सकता है वो मैडम अभी फिजिकल। स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं अभी भी। अभी भी नहीं दिख रहे? स्लाइड्स नहीं, स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं मैडम। जी मैडम। अच्छा, तो जब तक मैम स्लाइड्स का इशू सॉर्ट करते हैं तब तक हम चैट बॉक्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आगे? तो जैसे हेमचंद्र आ गए मैडम। आ गया ओके, ठीक है। आ गए। सो थैंक यू डॉक्टर दिनेश ये पॉइंट आउट करने के लिए। सो हमने देखा कि जो हेल्दी होते हैं अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो शायद एक्सरसाइज करते हैं या प्रेयर करते हैं, मेडिटेट करते हैं, पर जो ज़्यादा बीमार होते जाते हैं उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स भी कमज़ोर होते जाते हैं और कई बार वो अल्कोहल या बाकी ड्रग एडिक्शन या किसी और चीज़ में जा सकते हैं। तो ये पूरा पिक्चर है, थोड़ा सा ये आपके उसमें रिसोर्स में है, तो जो इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है आप वापस जाकर इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं आगे चलती हूँ क्योंकि आपको क्या लगता है ये जो हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ये हम कहाँ महसूस करते हैं? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? आपको तो हम शुरू से बोल रहे हैं कोई राइट आंसर नहीं है, कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, कोई राइट क्वेश्चन नहीं है, कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो फील फ्री, ये डिस्कशन है। हमने जैसे मेंशन किया साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो ये हमारे हिंदी में तो मैं आराम से बोल सकती हूँ कि हमारा मन और हमारा दिमाग, और शायद इंडिया की बाकी लैंग्वेजेस में भी ये डिफरेंस सोच में और फीलिंग्स में ये डिफरेंस हो सकता है, बट कई लैंग्वेजेस में ये डिफरेंस नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रेस हम लोग जनरली अपने दिमाग में महसूस करते हैं, पर डिस्ट्रेस का मैनिफेस्ट डिस्ट्रेस कैसे प्रेजेंट करता है, जैसे हमने पहले वाले चार्ट में देखा जो हेल्दी से इल था, उसमें हमने देखा कि इमोशनली स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं, मूड खराब हो सकता है, फिजिकली हो सकता है कि पैल्पिटेशंस हो उनको बीच बीच में, हाथों में पसीना हो जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग होती है, नींद नहीं आती है, बॉडी में एक्स एंड पेन्स होते हैं। मेरे बेटे के साथ होता है, तो उसका एग्जाम होता है तो कहता है मुझे बुखार लग रहा है, तो और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। बट मैं इसमें आप लोगों को एक दो चीज़ें खास बताना चाहती हूँ कि हमें ध्यान रखना है कि लोगों के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी हो सकते हैं जो डिस्ट्रेस के कारण ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं। हमें मालूम है ब्लड प्रेशर, डिस्ट्रेस होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज़ का कंट्रोल ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इलनेस, एंजाइटी है,
हो सकता है वो बढ़ के डिप्रेशन या किसी और चीज़ में चला जाए या सब्सटेंस अब्यूज में चला जाए। तो ये चीज़ें हम लोगों को खास ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी है रेड फ्लैग्स। अब हम ये रेड फ्लैग मेरे को मालूम नहीं आप लोगों ने ये सुना है ये टर्म या नहीं, पर ये चीज़ें हैं, अगर आप किसी पेशेंट में ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंसान खतरे में है। या तो दिमागी डिस्ट्रेस, सुशांत सिंह राजपूत, यंग लड़का 34 साल का, पैसे की कमी नहीं, उसका डिस्ट्रेस इतना था कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो एजिटेटेड है, जो कंफ्यूज्ड है, जो डिसोरिएंटेड है, उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है डिस्ट्रेस की, और इस सिचुएशन के अंदर हमें स्पेशलिस्ट को रेफर करना चाहिए। हमें ये सब ट्रीट नहीं करना, हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हाँ, हमारे पास अब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम किसी परिवार वाले को बोल सकते हैं कि आपका ये फैमिली मेंबर है, उसने हमने ये नोट किया, तो हो सकता है वो इस खतरे में हो कि वो अपने आप को संभाल ना पाए। अगर आप ये पहचान पाए तो प्लीज़ हमें वापस कांटेक्ट करें, टेलीफोन कांटेक्ट करें। बहुत हर स्टेट ने साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन खोली हुई है, सुसाइड हेल्पलाइन से अलग से हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने बाकी सोसाइटी का ध्यान रख सकें। तो जब यहाँ पे मैं चैट समराइज कर देता हूँ। हाँ जी, प्लीज डॉक्टर दिनेश। तो जो मेन इश्यूज आए हैं उनमें एक तो ये कि जो हेल्थ है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, बॉडी माइंड स्पिरिट सबके कॉम्बिनेशन, सबके हार्मोनी से हेल्थ होता है। इसी संदर्भ में हेमचंद्र जी कहते हैं कि साइको सोशल केयर इम्पोर्टेंट है कोविड-19 में, और उसकी कोई पॉलिसी में कुछ इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक पॉलिसी में इंटीग्रेट नहीं होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लार्ज स्केल पे होना मुश्किल है। तो भले ही पॉलिसी में SMR का या वहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पर इस संदर्भ में निमैंस ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, कोविड में साइको सोशल केयर, साइकोलॉजिकल केयर किस तरह से दी जा सकती है, उसके थोड़े से गाइडलाइंस निमैंस के डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है जो हम अपने लेवल पे यूज कर पाएंगे। डेफिनेटली जो ICMR में ऐसा कोई गाइडलाइन अभी है नहीं, जो एक प्रॉब्लमेटिक पर होना चाहिए, शायद इसलिए कि वो लोगों ने अभी तक साइको सोशल सपोर्ट का इम्पोर्टेंस वहाँ पे रियलाइज नहीं किया होगा। फिर एक दो चैट में ऐसे भी आया है कि लोगों को अकेलापन महसूस होता है और सोशली वो लोग नॉट इन्वॉल्व, सोशली अपना अलग थलग पाते हैं सामाजिक ढंग से। तो शायद ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। ये पेशेंट्स के लिए भी उतना ही जरूरी है और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। पेशेंट्स भी अपने आप को सामाजिक ढंग से अकेला पाते हैं और जो स्वास्थ्य कार्यकर हैं वो भी अपने आप को पाते हैं। तो ये दो तीन इश्यूज हैं मैडम, और ये इश्यू हम शायद आगे डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू डॉक्टर दिनेश। इसमें एक खास क्वेश्चन था, साइको सोशल इश्यूज पे कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो बेसिकली साइको सोशल इश्यू क्या है? गुड कम्युनिकेशन। आप किसी को परेशानी हो, आप सिर्फ उसको सुन सकते हैं, एक दोस्त बन सकते हैं, एटलीस्ट ये हम कर सकते हैं। अभी साइको सोशल में जैसे हेल्पलाइंस आई हैं और वो प्रोफेशनल्स हैंडल कर रहे हैं वो गाइडलाइंस, क्योंकि आप फिलहाल मेडिसिन देख रहे हैं, आप कोविड हैंडल कर रहे हैं, आपकी और भी स्पेशलिटी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, आप शायद साइको सोशल सपोर्ट ना दे पाए। पर एक मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो दोस्त क्या करेगा, एक कप चाय डालेगा, कुर्सी खींचेगा और बैठेगा और बात करेगा अपने दोस्त के साथ। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं फॉर स्टार्टर्स। और इतनी छोटी सी चीज़ होती है आई कांटेक्ट और स्माइल, जिससे पेशेंट्स को लगता है कि हाँ, ये डॉक्टर हमारे लिए केयर करते हैं या ये नर्स हमारे लिए
ध्यान पे, चाहे टाइम आपके पास उतना ही हो। सो आगे बढ़ते हुए मैं डिस्ट्रेस थर्मामीटर के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे हमने देखा कि डिस्ट्रेस अलग अलग रीजन में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्रेस अपना असर दिखा सकता है, जैसे इमोशंस में, फिजिकल में, बिहेवियर में, या उनके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में। पर डिस्ट्रेस आ भी सकता है इन 4 जोन से। तो आप, जैसे ये एक स्केल है, बहुत सिंपल स्केल है, ये एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज हुआ था, और आइडियली ये हर हफ्ते यूज होना चाहिए कैंसर पेशेंट्स के लिए। और अब लोग, ये स्क्रीनिंग टूल है, ये आप और मैं यूज कर सकते हैं। और अगर हम पाएं कि अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे दिमाग में परेशानी 10 में से 4 है, तो हमें एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना पड़ेगा, हम हर चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे इस डिस्ट्रेस थर्मामीटर, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, मलयालम में तो डेफिनेटली हिंदी में होगा। तो जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कोविड-19 का पेशेंट है, मैं पता नहीं जिंदा बाहर निकलूंगा नहीं, मेरी बेटी की शादी उसके कैसे होगी, क्या होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, डर लगना, मैं अपने परिवार वालों को तो नहीं बीमारी दे आया, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो 86 इयर्स के हैं और स्मोक करते हैं, मेरे हस्बैंड पैरानॉइड लेवल पे घर में सफाई करवाते हैं। और फिजिकल प्रॉब्लम्स, इंसान बोल सकता है मेरे को इतना दर्द है कि मेरा इमोशनल डिस्ट्रेस इतना हाई है। तो ये सारे कंपोनेंट्स ये डिस्ट्रेस थर्मामीटर के अंदर आते हैं। तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप मार्क करो, और आप रीजन भी देखो कि आप में, और एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं लोगों के डिस्ट्रेस होने के। मैं डॉक्टर दिनेश से पूछी थी डिस्ट्रेस का हिंदी का शब्द क्या है, तो डॉक्टर दिनेश ने बोला कि वो व्यथा बोलते हैं। मैंने गूगल किया था तो एक जगह पे पीड़ा आया था, तो आप समझ सकेंगे व्यथा, पीड़ा, ये सब। तो हिंदी में एटलीस्ट बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं इसके लिए। पार्टिसिपेंट्स लोकल टर्म्स शेयर कर सकते हैं, आपके रीजन में क्या वर्ड्स यूज करते हैं? ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा बहुत, क्योंकि अभी तो मैंने गूगल से पूछा कि भैया डिस्ट्रेस क्या बोलते हैं, और गूगल ने अपना वर्जन दिया। हम साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने किसी का हमने डिस्ट्रेस देखा, उसने बोला मेरा डिस्ट्रेस 4 है 10 में से। हमने एक स्पेशलिस्ट के साथ स्पेशलिस्ट को भेजा, पर उसके पहले हमारे पास जैसे गाइडलाइंस नहीं है, कुछ कर सकते हैं क्या उनके लिए? हाँ, नर्स प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। ये एक एनाग्राम है, नेम और मिरर द इमोशन। मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत तकलीफ में हैं, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, हम बैठ कर 2 मिनट बात कर सकते हैं? अंडरस्टैंड द इमोशन, मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी। मेरे को इस सेंटेंस से नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली मैं बोलती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं आपकी पोजीशन में नहीं हूँ। तो जो आप तकलीफ महसूस कर रहे हो, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, मैं वो फील नहीं कर सकती। अपने पेशेंट्स को रिस्पेक्ट करना, वो भी इंसान है। अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी, तो कहते कि कोविड ह्यूमन बींग्स को मार रहा है, वुहान वायरस हो गया नाम, वुहान वायरस लोगों को मार रहा है, पर ह्यूमैनिटी को नहीं मारना चाहिए, इंसानियत को नहीं मारना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स को इज्जत दें, उनको सपोर्ट दें। आपको लाइफ में पहले क्या चीज करके हेल्प हुआ? आपके पास आपकी कौन फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, जब आप तकलीफ में होते हो, परेशानी में होते हो, आप उनसे जाकर बात करते हो, मन हल्का कर लेते हो, या सजेशन मिलता है, आप वो कर सकते हो? क्योंकि जरूरी नहीं है मैं कर सकूं उस पेशेंट के लिए,
पर हमें उस पेशेंट या फैमिली मेंबर को, पेशेंट की फैमिली मेंबर को डायरेक्ट करना है कि आप उधर से हेल्प सीख कर सकते हो। और या फिर आप बात कर सकते हो कि मुझे कुछ आप मेरे को बताएंगे कि और क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि ये भी मेरी एक को फैकल्टी से मैंने सीखा था। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा सिर्फ गुस्से के पीछे डर हो सकता है। तो हमें उनके कंसर्न्स एक्सप्लोर करने चाहिए। कई बार एंशियस लोग इम्पल्सिव होके इरिटेबल हो जाते हैं। ये चीज़ हम कई बार हॉस्पिटल्स में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक डॉक्टर को घर से निकाला गया। ये मैंने बहुत सुना है टीवी पे, पेपर में, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं फरीदाबाद में यहाँ आई हूँ। हमारा हॉस्पिटल एक 2000 बेडेड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो उसका जो खुद का फ्लैट है वो उस हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे है। मेरे हस्बैंड उस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, पर मेरा जो मकान मालिक है वो ये घर बेचना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोग आएंगे घर देखने के लिए, तो मैंने कहा मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, कोई कोविड लेके आया तो उसने कहा ठीक है, अगर आप घर खाली करना चाहो तो करो। उस समय तो मैं चुप रही, तो वाकई में जाके पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हूँ। थैंकफुली अमित शाह ने कहा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बदतमीजी करेगा उसको 3 से 5 लाख का हर्जाना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। ये सब आपको जानने के लिए जरूरी है, बिकॉज हम हमेशा गालियां नहीं खा सकते, पिट नहीं सकते। तो आप अब ये पैंडेमिक चल रहा है, फिलहाल हेल्थ मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही, पर जो आप लोग हॉस्पिटल रोज जा रहे हैं, आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है, कैसा लगता है, क्या आपके साथ प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? आप चैट बॉक्स में प्लीज डालिए। मैं जब तक आप लोग चैट बॉक्स में अपने डालते हैं, आप बिना झिझक के कोई भी चीज डाल सकते हैं। हम लोग जज नहीं करते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो एक स्टिग्मा बहुत है। पिछली बार डॉक्टर चित्रा वो भी एक फैकल्टी है, मैंने उनके साथ काफी काम किया है। तो वो केरला में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, ये सबको पता है, और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी बहुत हाई है। पर डॉक्टर चित्रा ने कहा कि जब मैं अपने घर आती हूँ और मैं लिफ्ट में घुसती हूँ ना, तो बाहर से लोग स्माइल करते हैं पर मेरे साथ लिफ्ट में घुसते नहीं है। तो ये तो एजुकेटेड लोगों का हाल है। तो और वो भी प्रोफेसर हैं, और जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वो भी एलिट लोग हैं, पर फिर भी वो इस तरह की स्टिग्मा और वो है। आप लोग किस तरह का स्टिग्मा फेस कर रहे हैं? और एक तो स्टिग्मा था। डॉक्टर दिनेश, अगर चैट बॉक्स में चीजें आए तो प्लीज आप मुझे रोक दीजिएगा, बिकॉज वो डिस्कस करना जरूरी है। ये 3 वर्ड और है, मॉरल डिस्ट्रेस, कंपैशन, फटीग एंड बर्नआउट। किसी ने इनके बारे में सुना है? यस या नो डाल दें आप चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करना चाहती हूँ। क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर के स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, बट हेल्थ केयर वर्कर्स किन किन तरह के स्ट्रेस से गुजरते हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो मॉरल डिस्ट्रेस एक सिचुएशन है जिसके अंदर हमें डॉक्टर्स को या नर्सेस को वो चीज़ करनी पड़े जो हमारे वैल्यूज। मैंने मेडिसिन क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैं किसी की जान बचा सकूं, मैं किसी की तकलीफ दूर कर सकूं। अगर मैं जान नहीं अगर एक बेड है और 2 मरीज है,
मैंने एक पेशेंट को वो बेड दिया, उसकी डेथ हो गई, और जो दूसरा था उसकी भी डेथ हो गई, तो मेरे पे क्या बीतेगी? मैंने गलत डिसीजन लिया। तो मेरे को अपने वैल्यूज पे शक होगा, डिस्ट्रेस होगा। ये एक एग्जाम्पल है छोटा। दूसरा है कंपैशन फटीग। एक इंग्लिश मूवी है पैच एडम्स। 1 जुलाई को एक उसका छोटा सा क्लिप सर्कुलेट करा था, क्योंकि 1 जुलाई को वर्ल्ड डॉक्टर्स डे था। तो उसमें उन्होंने कहा था सबसे बड़ी बीमारी है इंडिफरेंस। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, और जिसका भी हम ध्यान रखते हैं, हम एक छोटा सा अपने दिल का टुकड़ा उनको देते हैं। और कई बार इतना स्ट्रेस हो जाता है इतने सारे लोगों को देखते हुए। आप ड्यूटी पे वापस आए और आपने देखा जो 5-10 पेशेंट्स आप देख रहे थे वो अब नहीं है, तो आप पे क्या बीतेगी? जो आप प्यार, अफेक्शन, ध्यान लोगों को दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे? आपको अपने आप को भी आपको अपना ध्यान भी रखना है ना। दूसरा है बर्नआउट। ये चीज फिलहाल हमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि बर्नआउट वो स्ट्रेस है जो हमें वर्क प्लेस से आता है। शुरुआत में पीपीई नहीं थे, और डॉक्टर्स और नर्सेस को बोला गया है कि सिर्फ ऑर्डिनरी मास्क यूज करो, क्योंकि एरे गहरे नत्थु खैरे सबने N95 मास्क खरीद लिए थे और मार्केट में N95 की शॉर्टेज थी। और हम जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, वार्ड लेडीज, टेक्नीशियंस, और हमारे पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें नहीं है। और आपस में अगर टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये भी हमें बहुत तकलीफ दे सकती है। दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन। इसीलिए मैं बर्नआउट पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि इसके एस्पेक्ट क्या होते हैं। एक तो इमोशनल एग्जॉशन, मुझसे नहीं होता, थक गई मैं बहुत, या मैं कुछ भी करूँ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लो पर्सनल अकम्प्लिशमेंट। क्या मतलब है मेरा ये सब करने का जब किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा? या हम मैकेनिकल हो जाते हैं। अभी तक रमेश था, अभी वो हो जाएगा अरे वो कोविड-19 वाला पेशेंट, हम मैकेनिकल हो जाते हैं। ये सारे बर्नआउट के निशानियां हैं, और हम शायद ना पहचान पाए कि ये सब चीजें हमारे में हो रही हैं, बट सीनियर नर्सेज अपने जूनियर्स पर नजर रख सकती हैं। ये नई नई IAS प्रोफेशन में है, उसके लिए मॉरल इंजरी और या कंपैशन फटीग का ज्यादा रिस्क है। मेरे को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी टीम स्ट्रांग होगी इससे। सो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा वर्क ऑफ प्लेस पे भी। वापस हम उसी नर्स पे आ गए कि अब आप बताएं कि आप इन इश्यूज को कैसे फेस करेंगे। इस ग्रुप में काफी नर्सेज भी हैं, तो मैं जो भी करूँ असर नहीं करता, फायदा नहीं करता किसी को भी। मैं घर इन्फेक्शन ले गई, तो मैंने अभी मेरे को रिसेंटली मैंने टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि कितना डिप्रेसिंग न्यूज आता है पूरा टाइम। पर एक दिन जब मैंने देखा तो पता लगा कर्नाटका में रेजिडेंट डॉक्टर्स को 16 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है, वो फिर भी नौकरी पे आ रहे हैं। कोई कोविड-19 से सरवाइव करके फिर वापस आ रहा है हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर चैट में एक इंटरेस्टिंग इशू शेयर किया है, जैसे आप स्टिग्मा की बात की आपने। नॉन मेडिकल पर्सन से स्टिग्मा तो है ही, यहाँ पे एक ऐसा इशू है कि उनके कोलीग्स जो दूसरे डिपार्टमेंट में हैं वो भी उनको देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं। ओ, तो सुनैना जी ने ये शेयर किया है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब डॉक्टर्स भी
समझ नहीं रहे, सेंसिटिव नहीं है। ऐसे इशू हम भी थोड़े बहुत फेस कर रहे हैं मैडम, हम भी फेस कर रहे हैं इसे। नहीं, थैंक यू जिसने भी कमेंट पोस्ट किया, बिकॉज मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक दूसरे के लिए भी इस तरह से बिहेव करेंगे। मैं सोचती थी हम एक यूनिफाइड कम्युनिटी हैं, जो हमारा एक पर्पस है लोगों की हेल्प करना, इसीलिए हमने नर्सिंग ज्वाइन किया, हमने मेडिसिन ज्वाइन किया। पर हम एक दूसरे को अलग नज़र से देखें, ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हमारे कॉलीग्स भी हो सकता है हमें अवॉइड करें, हमारे साथ हम कॉरिडोर में निकल रहे हैं तो वो दूसरे कॉरिडोर से निकल जाए। थैंक यू फॉर दैट। और ये स्पेशली सपोर्टिव सर्विसेज में ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं वो। तो सपोर्टिव सर्विसेज मतलब अकाउंट्स, स्टोर, हाँ, तो उनकी तरफ से ज्यादा है। हाँ, और देवेंद्र कुमार भी कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसे इश्यूज एक्सपीरियंस किए हैं। डेफिनेटली। हाँ, तो मैं तो कंप्लीटली भूल ही गई थी कि हॉस्पिटल्स सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं चलाते हैं। बहुत सारे लोग डाइटिशियंस हैं और फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआरडी और ये सब है, और इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो डर बढ़ रहा है, कुछ और नहीं हो रहा। So that is a very important thing. मैं सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में सोच रही थी। थैंक यू फॉर दैट। सो एक और चीज है स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। हमने 4 देखे, मॉरल इंजरी, कंपैशन, फटीग, बर्नआउट और स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। इस सब चीज का क्या मतलब है? ये दुनिया में क्या हो रहा है? लाखों लोग क्यों मर रहे हैं? भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया हमारे साथ ऐसा ये क्यों हो रहा है? मैं एक चैरिटी रन करती थी, अब मैं वहां जा नहीं सकती। उन लोगों का क्या? हम अपने कैंसर पेशेंट्स को मॉर्फिन तक नहीं पहुंचा सकते। जो स्पिरिचुअल जो वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिलीजन से आता है। जैसे मैं हिंदू हूँ, तो मेरे को जो मेरे घर में रिचुअल्स होते हैं उससे मेरा कनेक्ट है ऊपर वाले के साथ। कई लोग मेरी फैमिली में ही लोग हैं, कोई भगवान राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण जी की करते हैं, मेरा बेटा हनुमान जी का फैन है, और मैं हूँ कि ऊपर एक यूनिवर्स है, एक बड़े एक कोई डिवाइन फोर्स है जो हिसाब किताब लिख रहे हैं। तो हर जने का अलग कनेक्ट हो सकता है। डॉक्टर परम ने कहा था कि वो भगवान में एग्नोस्टिक है। तो पर स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है? जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे। मेरे लिए पैलिएटिव केयर करना बहुत मीनिंगफुल था, और मेरे लाइफ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि हमें यहाँ मूव करना पड़ा। मेरे पास, आई एम नॉट वर्किंग, मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास क्रिटिकल केयर का एक्सपीरियंस है और मैं घर बैठी हुई हूँ, और मुझे गिल्ट होता है। पर मेरे हस्बैंड मुझे घर बाहर नहीं जाने देते क्योंकि उनको अपने फादर का डर लगता है। सो मेरे लिए वो जो कनेक्शन था, स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो मेरे लिए टूट गया। डील करना पड़ता है। तो ये एल्गोरिदम है। आई थिंक हम फटाफट हम टाइम पे चल रहे हैं डॉक्टर दिनेश। हाँ, बस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक। तो ये एक बस ये आपकी ई बुक में एल्गोरिदम है। आपको और कुछ नहीं करना, आप एक बॉक्स को देखें, आप कॉल करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और पूछें कि वो क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है। एरो आपको डायरेक्शन देगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो आपको नेक्स्ट बॉक्स पे लेके जाएगा। आप उनको सुन सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट एरो आप उनके
सिम्टम्स इलिसिट कर सकते हैं कि घबराहट हो रही है या नहीं। तो एरो आपको डायरेक्शन देगा, एक्शन दे रहा है कि क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये एक तरीका है। और नीचे वही जो डिस्ट्रेस थर्मोमीटर का स्केल है कि कहाँ हम अपने आप हैंडल कर सकते हैं, किस जगह पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें एक प्रोफेशनल को कॉल करना चाहिए। सो रमेश की डेथ हो गई। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हम कैंसर में एक बेरीजमेंट विजिट करते हैं। अब यहाँ पे विजिट करना बहुत मुश्किल है, पर अगर एक मरीज की डेथ हो गई और अगर हम एक फोन कॉल करते हैं तो फैमिली को लगेगा कि ठीक है, हमारे अड़ोस पड़ोस हमारे साथ स्टिग्मा वो कर रहे हैं, हमारे बुरी नजर से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। पर अगर एक टेलीफोन कॉल आया हॉस्पिटल से, जो नर्स या डॉक्टर उनको देख रहे थे और पूछ रहे थे आप कैसे हैं, आप कैसे कोप कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, बस इतना पूछना बहुत होता है कई बार। दूसरी चीज जो है, जो फैमिली डिस्ट्रेस में है, हम प्रेयर और फ्यूनरल राइट्स नहीं परफॉर्म कर सके, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। बिफोर द पेशेंट डाइज, पेशेंट के गुजर जाने के पहले हम उनसे, परिवार से पूछ सकते हैं, आप पेशेंट के पास नहीं जा सकते, पर मैं, जैसे हिंदुओं में कहते हैं कि मुंह में गंगा जल और तुलसी डालें, क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रीस्ट आकर एक प्रेयर बोले। अब प्रीस्ट अंदर आ नहीं सकते, पर मोबाइल में वो प्रेयर हम उनको सुना सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और कोविड ने हमें प्रूव कर दिया। तो हम शायद इंटरनेट अधिक हो रहा है। एनीवेज फटाफट खत्म कर दिए कि हमें शांति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करें, हम अपने ग्रीफ के साथ कैसे डील करें। हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि आपके मन में जो आ रहा है आप ड्रॉ कर दो पेपर पे, आप चिट्ठी लिख सकते हो, जो गुजर गए उनको चिट्ठी लिख दो, चाहे वो पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, पर आपके मन का जो दुख है वो बाहर वो निकल सकता है। जब हम लॉस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये लॉस किसी के गुजर जाने से हो। नौकरियां चली गई हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस जो डबल ड्यूटी कर रहे हैं, हफ्ते हफ्ते दर घर नहीं जा रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, पर वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, तो ये भी एक लॉस है। और सबसे ज्यादा चूं आईटी वाले कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोफेशनल्स नहीं कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है पर हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैं ही 4 महीने से बाहर नहीं निकल सकी अपने घर से। सो हम ये एक और जैसे लॉस है, जो माइग्रेंट लेबरर्स, इतने सारे लोग यूपी बिहार से मुंबई में और बाकी जगहों पे काम करने आए थे, सडनली सब कुछ बंद हो गया। हमारे जो हॉस्पिटल बना था वहाँ पे 2000 वर्कर थे, जब कोविड स्टार्ट हुआ सब अपने घर चले गए और अब सिर्फ 200 लोग रह गए हैं यहाँ काम करने के लिए। तो उन लोगों की नौकरियां भी चली गई, उनके पास रहने की जो जगह थी वो भी चली गई। और आपने देखा टीवी पे कि माइग्रेंट लेबरर्स कितना सफर कर रहे थे। साइमल्टेनियसली आपने देखा, मैंने देखा, सूरत में एक सोसाइटी में हर एक लेडी 10 चपाती एक्स्ट्रा बनाती थी और एक एनजीओ कलेक्ट करके माइग्रेंट लेबरर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और माइग्रेंट लेबरर्स ने चपाती जब वो खोलते थे तो देखते थे कभी कभी उसमें 100 का नोट रखा हुआ है, 200 का नोट रखा हुआ है। किसी लेडी ने अपने पैसे बचाकर उसमें दे दिए कि शायद किसी के
काम आ सके। मैं एक बहुत क्विकली एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, सोसाइटी में रह रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन और आईटी स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, उनको 3 कोविड पॉजिटिव निकले और चौथा पेशेंट क्वारंटाइन में वो नेगेटिव निकला, पर वो क्वारंटाइन में है। तो अब वो बाहर नहीं जा सकते ग्रोसरी खरीदने, दवाइयाँ खरीदने। तो मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया कि अगर खाना बना हुआ खाना चाहिए तो आप बता दें, कोई चपाती बना देगा, कोई सब्जी बना देगा, इतना बड़ा वो है। तो किसी ने गुस्से में बोला कि वो चौथा बंदा भी क्वारंटाइन में है। मैंने कहा खाना बनाकर उनके घर के दरवाजे के बाहर रख सकते हैं, उनको ग्रोसरीज चाहिए, ग्रोसरी खरीद के उनके घर के बाहर रख सकते हैं, हमें कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उस लेडी का वो हो गया और 4-5 लोगों ने अपने फोन नंबर्स डाल दिए, मैं तैयार हूँ खाना बनाने के लिए, मैं सामान लाने के लिए तैयार हूँ। सो एक तरफ हम ह्यूमैनिटी भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से रिएक्ट, वो क्वारंटाइन में पेशेंट है, वो उससे डर रहे हैं। तो अब अगर हमें कोई, हाँ हो सकता है वो जिस लेडी ने बोला कि वो क्वारंटाइन में है, बाकी 3 बीमार हैं, जो अगर लेडी जो खाना बना रही है वो बीमार है, तो वो लोग खाना कैसे खाएंगे? पर जब ये सब व्हाट्सएप पे शेयर हुआ तो उस लेडी को भी रियलाइज हुआ और उसने फिर खुद ऑफर किया कि मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जब जब दिक्कत आए, कई बार कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे रहकर लोगों का की तकलीफ सुनने की जरूरत होती है। सो ग्रीफ एक पूरा जैसे डिस्ट्रेस है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे असर करता है, ग्रीफ भी इसी तरह एक्सप्रेस होता है। दूसरा ये बेरीमेंट है, शुरू में ये था कि जब केसेस कम थे तो जो पेशेंट्स जो गुजर गए उनका क्रेमेशन या बरियल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या गवर्नमेंट की एजेंसीज करते थे। जब केसेस लाखों में होने लग गए तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैंडल नहीं कर सकती हैं और अब वो बॉडीज पेशेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं, पर प्रिकॉशंस लेकर, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में वायरस आता है। तो 2 प्लास्टिक के कवर्स में और ये सब करके, ताकि उस बॉडी से बाकी फैमिली मेंबर्स को ना। सो हर स्टेट में मेरे ख्याल से सिचुएशन चेंज हो रहा है डिपेंडिंग कि कितना लोड है पेशेंट्स का, कौन सा हॉस्पिटल कंप्लीटली कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया है। सो ये चीज़ें हैं जो टाइम के साथ चेंज होती जा रही हैं। जो हम जनवरी में सोचे थे, जून में अब हमारे सारे व्यू पॉइंट्स बदल गए हैं। मैं इस एल्गोरिदम पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहती। ये भी डिस्ट्रेस के बारे में है, ग्रीफ कैसे आइडेंटिफाई करें, डिप्रेशन और सुसाइड कैसे एक्सप्रेस करें। फाइनली अब मैं डॉक्टर दिनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। डॉक्टर दिनेश ने स्टार्ट किया था ये हफ्ता सेशन का, और डॉक्टर दिनेश आप प्लीज क्लोजर भी आप करें। Okay, so now we come to the end of the session. तो चैट में आज बहुत इनपुट्स आए नहीं है, तो अभी भी हम चाहेंगे कि आप जो डिस्ट्रेस के इश्यूज हैं वो आप पुटअप कीजिए, क्योंकि इसे डेफिनेटली इतनी मॉर्टलिटी हम देख रहे हैं, तो ये ग्रीफ के इश्यूज और ब्रीवेंट के इश्यूज तो आप हैंडल करते ही होंगे अपने लेवल पर, चाहे अनचाहे हैंडल तो करने ही पड़ते हैं। तो उसमें आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये सही समय है उसके लिए। ऑलरेडी
पिछले 5 दिनों में आज को मिलाकर जो पैलिएटिव केयर के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने देखे हैं, कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, सेटिंग में कैसे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम कंट्रोल से रिलेटेड इश्यूज भी हमने देखे हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर भी देखी है। तो सेशन खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है मेरे आपके लिए। ये नहीं, आप क्वेश्चंस ना समझिएगा इनको, सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि जो 5 दिन में हमने सीखा, जो हर दिन 1-1.5 घंटा हमने स्पेंड किया है, उसका आपको यूज किस तरह से होगा या आपको क्या लगता है। तो पिछले 5 दिन में जो भी इश्यूज डिस्कस हुए हैं, तो क्या आपको कोई ऐसा मौका मिला है पिछले 5 दिन में, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो, कि आप पे कोई भी जो स्किल्स हमने डिस्कस की वो आपने यूज की हो कभी, या आपको लगा हो कि ये स्किल यहाँ पे यूज की जा सकती थी पर मैं उसमें अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ स्किल यूज करने के लिए, या कोई ऐसे नॉलेज का कोई इश्यू हो जो आपको लगा हो कि ये डिस्कस हो गया होता तो शायद उस एक्सवाइजेड पेशेंट के मैनेजमेंट में मुझे हेल्प होता, तो वो आप अब डिस्कस कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो बकवास है, हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। वी आर ओपन टू दैट। सिर्फ अगर एक चीज भी अगर आप इन 5 दिन में आपने एक इम्पोर्टेंट चीज सीखी, वो आप चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए, या एक चीज जिससे आप हम अग्री नहीं करते, ये हमने जो बोला हमने गलत बोला, हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप वो भी डालें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस शायद हमारे एक्सपीरियंसेस मैच नहीं करें, तो हम आपसे भी सीख सकते हैं। सुनैना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सुनैना जी, हेलो, या a very good afternoon to all. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लकीराव अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की तरफ से पहली कोविड इको की पूरी टीम को शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि आपने इन 5 दिनों में जो कुछ भी हमने कभी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा था लेकिन हम उसे छोड़ दिए थे पीछे और आगे बढ़ने लग गए थे, तो उसे आपने हमें फिर से रिकॉल कराया है, तो थैंक यू सो मच। और मैं 5 डेज के इस सेशन को जो कुछ भी हमने इसमें सीखा है उसको एक कविता के माध्यम से सिंपल वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करूँगी। तो हियर इट इज। पहली कोविड की टीम हमें एक नई दिशा दिखलाती है, पहली कोविड की टीम हमें एक नई दिशा दिखलाती है, उपचार के पीछे भाग रहे सब, जहां अभी कोविड के टाइम पे सब आयुर्वेद, वैक्सीन और ये सब ट्रीटमेंट वगैरह ढूंढने में लगे हुए हैं, तो वहीं आप लोगों ने हमें साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कही है, चाहे खुद की हो या पेशेंट की या पेशेंट के फैमिली की, तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने लिखा है, उपचार के पीछे भाग रहे सब, यह मनस्थिति दर्शाती है, पहली कोविड की टीम हमें एक नई दिशा दिखलाती है। मन की पीड़ा जो व्यक्त करे, मन की पीड़ा जो व्यक्त करे, उसे सहानुभूति तुम दे देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ा है। मन की पीड़ा जो व्यक्त करे, उसे सहानुभूति तुम दे देना, पीड़ा भी जो ना व्यक्त करे, लाइक स्टिग्मा और डिलीरियम एंड डिप्रेशन के सिचुएशन में हम कुछ, अगर पेशेंट कुछ बोल भी नहीं पाता है उस टाइम पे, तो पीड़ा भी जो ना व्यक्त करे, उसे नींद सुकून की दे देना, क्योंकि हमने मॉर्फिन और मिडाजोलम का भी यूज पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा उनको उससे भी अपने काम में ला सकते हैं। सीखी बातों को सिखलाओ, मतलब जो कुछ भी हमने यहाँ अभी सीखा है उसको हमको अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमको अदर मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को भी केयर के बारे में बताना है, और ताकि वो अगर पेशेंट को घर लेकर के भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनकी केयर कर सके। सीखी बातों को सिखलाओ, अपने तक ना सीमित रखना, उपयोगी हर बीमारी में। ये जो हमने अभी सीखा है बातें ढेर सारी 5 दिन के सेशन में, तो वो सिर्फ ना कैंसर के लिए ना कोरोना के लिए, बल्कि अगर आगे भी कभी कुछ पैंडेमिक, एपिडेमिक, कुछ कंडीशंस आते हैं तो इनसे हमको काफी हेल्प होगा। सीखी बातों को सिखलाओ, अपने तक ना सीमित रखना, उपयोगी हर बीमारी में, क्या हुआ अगर है कोरोना, उपयोगी हर बीमारी में, क्या हुआ अगर है कोरोना, सत्य का साथ ना छोड़ो तुम। सेशन 3 में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, कि हमको पेशेंट की फैमिली से ट्रुथ को छुपाना तो नहीं है, एनी हाउ उनको बताना ही है, पर हम अच्छे शब्दों का अगर प्रयोग करते हुए उनको बताएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वो हम पे आक्रोशित भी हो सकते हैं और गुस्सा दिखा सकते हैं, पर इससे हमारी सहन शक्ति और भी इम्प्रूव होगी।
सत्य का साथ न छोड़ो तुम, व्यवहार सदा निर्मल रखना। आक्रोश को बहने दो कुछ पल, आक्रोश को बहने दो कुछ पल, संयम को थामे ही रखना। 2 सांसें जब अब बाकी है, फिर हमने देखा था कि रमेश की थोड़ी सी सांसें अब बची हुई हैं, तो उस समय में क्या करना है। तो डॉक्टर राजन ने हमको बताया था, मेक लास्ट ब्रेथ इजी। सो 2 सांसें जब अब बाकी है, बस सरल उसे बनाना है। बच जाए अगर जीवन उसका, उसके बाद भी अगर उसकी लाइफ को हम सेव कर लेते हैं, तो इससे हमको हैप्पीनेस भी मिल सकता है। 2 सांसें जब अब बाकी है, बच जाए अगर जीवन है, चाहे आए अब रोग कोई। अब आगे चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारियां आ जाए, तो उसका सामना करने के लिए अब हम तैयार हैं, क्योंकि इस 5 दिनों में हमने जो कुछ भी सीखा, उसकी एक ज्योति, एक चिंगारी हम अपने मनों में लेकर के इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। चाहे आए अब रोग कोई, मन में जलती चिंगारी है। पहली कोविड की टीम हमें एक नई दिशा दिखलाती है। उपचार के पीछे भाग रहे सब, मना स्थिति दर्शाती है। पहली कोविड की टीम हमें एक नई दिशा दिखलाती है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। मेरे रोए खड़े हो गए आपकी कविता सुन के। थैंक यू मैम। सोनिया जी, बहुत ही सुंदर कविता थी, जिसने पूरे सेशन को समराइज कर दिया है। मेरा काम एकदम आसान कर दिया है आपने। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसके अलावा भी चैट में कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सरिता जी, जो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो इश्यू चल रहा है, उस पर हमारी नजर उस पर लाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एक बर्निंग डिबेट ही है कि इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहें या फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कभी कभी सोशल डिस्टेंसिंग में चाहे अनचाहे जो अनवांटेड इश्यूज है वो एंटर कर जाते हैं। फिजिकल डिस्टेंस यानी शारीरिक उनको दूर रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हर तरह से उनको दूर रखना है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर इनिशियली जो गलती हो गई है इसको सुधारना थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी हर जगह पे सामाजिक दूरी या वो वर्ड आ गया है, तो उसको चेंज करने में टाइम लगेगी, पर हर लेवल पे इसमें एड्रेस किया गया है। इवन प्रधानमंत्री से लेकर हर लोगों ने इस बात को अग्री किया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बेहतर शब्द होता है इसके लिए। और इसके बाद में देवेंद्र जी एक अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आपने काफी लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स लिखा है, तो देवेंद्र जी आप अपना इश्यू शेयर करना चाहेंगे? देवेंद्र कुमार राठौड़ आप हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो कोविड सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं और इस ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में जब वो पेशेंट के पास जाते हैं तो उन्हें पहले से ज़्यादा फेमिलियर होकर बात करते हैं, तो शायद उनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं, इम्प्रूव है, उस पर वो बताना चाह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी वो सिम्टम्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि जब कोई पॉजिटिव अपने पास में क्योर के लिए कोई एकदम पक्का इलाज जब तक नहीं होता, तो सिम्टम कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है। और डॉक्टर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कैसे अभी वो पेशेंट्स को लाउड स्पीकर द्वारा एड्रेस कर रहे हैं, उनको जो उनके अप्रिहेंशंस को दूर करने के लिए वो सिस्टम उन्होंने अपने हॉस्पिटल में, जो कोविड हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर सुबोध सिंह, उन्होंने भी कहा कि वो किस तरह से रीअश्योरेंस पेशेंट्स को ज़्यादा दे पा रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सरिता जी कह रहे हैं कि वो टॉपिक उनको बहुत ही अच्छा लगा है। तो इसके अलावा भी अगर कोई दूसरे इश्यूज आप और प्रैक्टिकली किसी ने यूज किए हैं स्किल्स, वो क्वेश्चन हमारा अभी अधूरा है। आपने हमारे बारे में बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसा भी ये जानना चाहेंगे एक्चुअली कोई टॉपिक या कोई इश्यू आपने यूज किया हो, कोई स्किल आपने यूज की हो और उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो आप अगर शेयर करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज हमने खास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रखे हैं कि किसी को कोई सवाल हो पूरे हफ्ते में से।
हाँ, अगर दूसरे इश्यूज पे भी क्योंकि कोई मुझे सवाल हो तो याद है आप पहले दिन किसी डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा था और हमारे पास टाइम कम था, तो मैंने उनको कहा था कि हाँ ये आगे एड्रेस होगा, और नहीं हुआ तो ये 15 मिनट्स आपके लिए हैं, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। Charu, I'd also like to add that for those who are interested in a more immersive training for doctors and nurses, we have the foundation courses also that are starting up. So my Hindi is not that great, and I'll going to rely translate it on for you. you to translate. स्मृति जी कह रही हैं कि अगर आप में से किसी और को पैलेटिव केयर के बारे में और जानकारी लेनी है, इसके एडवांस या इसके और उच्चतर अध्ययन इसका अगर आपको करना है, तो उसके लिए काफ़ी अपने पास में अवेलेबल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आप इसे पैलीमीडिया की वेबसाइट पे जाकर भी आप उसको चेक कर सकते हैं, या पैलीकोड की टीम से भी आप उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। कि पैलेटिव केयर में आगे जो 5 दिन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आप इसको समझिएगा। तो आपको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा आपको अध्ययन करना है, इस पर उच्चतर अध्ययन अगर आपको करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी मौके उपलब्ध हैं इंडिया में, और हो सकता है कि आपके स्टेट और आपके सिटी के नज़दीक भी काफ़ी कुछ अवेलेबल हो। तो वो इश्यूज भी आप जो पैलीमीडिया की टीम से आप बात करके, तो जो हमारे नेटवर्क से हम आपको किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे वेबसाइट मेरी पर एक ट्रेनिंग सेक्शन, सॉरी एक ट्रेनिंग सेक्शन है जिसमें इंडिया में जहाँ पे भी पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग्स हो रहे हैं सब लिस्टेड हैं, so they can choose what is closest to them or they can sign up with our programs. एक्चुअली मैंने स्लाइड शेयरिंग जल्दी बंद कर दी, उसके पीछे क्योंकि मैं 15 मिनट्स डॉक्टर दिनेश और मैं ये रखना चाहते थे ओपन डिस्कशन के लिए। तो उसमें स्लाइड्स में आर्टिकल्स हैं जो आप स्पेसिफिक इशू के बारे में पढ़ सकते हैं, और जैसे स्मृति और डॉक्टर दिनेश ने कहा कि ये तो सिर्फ सूप था और ये यहाँ सिर्फ पकौड़े थे शुरू के, अब ये पूरा मील बाकी है। तो अगर जो इंटरेस्टेड है इसमें, बहुत तरह तरह के प्रोग्राम हैं, 10 दिन का प्रोग्राम है, 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, और फॉर्चुनेटली पैलिएटिव केयर एक ब्रांच है जो नेटवर्क अच्छे से करती है। हमें बिहार में अगर किसी को मॉर्फिन की ज़रूरत है तो एक नॉर्थ इंडिया ग्रुप है, आप डालो ये बंदा है ये तो वो एक जने का नंबर आ जाएगा, मेरा फ़ोन नंबर ये दे दो जिसको मॉर्फिन मिल जाएगा। तो इसी तरह अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ पालियम इंडिया को वापस लिखें, वो आपको कनेक्ट कर देंगे। तो आपको कश्मीर से केरला नहीं जाना पड़ेगा, और हम ये बात कर, कश्मीर से केरला नहीं जाना पड़ेगा आपको पैलिएटिव केयर का कोर्स करने के लिए, आपको जम्मू में भी मिल जाएगा। चैट में पैलियम इंडिया की वेबसाइट का जो एड्रेस चैट में डाल दिया गया है उसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू श्रेया। आखिरी के चंद मिनट है हमारे पास में, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज हो तो अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने सेशंस को अच्छा बताया है, वंडरफुल सेशंस, और ऐसे काफ़ी प्रोत्साहजनक शब्द हमारे लिए लिखे हैं, तो उसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट पैलियम इंडिया नॉलेज और स्किल्स आप आगे यूज कर सकें, ये मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा रहेगा। सबको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलती है जो हमारे पेशेंट्स को। मैं आपको बता रही थी इंग्लिश मूवी के बारे में, पैच एडम्स, मैंने पता नहीं बताया नहीं कि इंडिफरेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में। उसमें एक शब्द है कि सबसे बड़ी बीमारी
हमें बोला जाता है कि डॉक्टर्स अब पेशेंट से दूर रहें तभी हम ऑब्जेक्टिवली उसका इलाज कर सकें, पर इनडिफरेंस, कोई बता सकता है इनडिफरेंस का हिंदी में शब्द क्या होगा? चैट बॉक्स में प्लीज गूगल मेरी बाबा से मदद कर पूछते दीजिए। हैं। हाँ, केयर ना करना, एकदम सिंपल सा। केयर ना करना, हाँ, या परवाह ना करना, या हाँ। मैकेनिकल हो जाना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और उसमें ये भी लिखा था कि हम एक बीमारी का इलाज करें, हो सकता है हम जीते, हो सकता है हम हारे, पर अगर हम एक इंसान का इलाज करें, हम कभी हार नहीं सकते।